नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पश्चिम बंगाल में सारे नाटक के बाद अब पूरा जो फोकस है वो अब तमिलनाडु पर आ गया है। सबने ये सोचा था कि तमिलनाडु में टीवी के विजय की सरकार बनेगी। उनको अच्छे खासे नंबर्स मिले हैं, पूरा जनादेश मिला हुआ है। लेकिन फिर भी तमिलनाडु का जो राज्यपाल है उसने विजय को अभी तक आमंत्रित नहीं किया है। उल्टा, जब कांग्रेस के साथ समर्थन मिल गया विजय को, और उसके बाद जब वो 112 लोगों की सूची लेकर गए कि ये लेटर ऑफ सपोर्ट है, मेरे साथ 112 लोग हैं, तो गवर्नर ने ये कह दिया कि आप जाइए और 117 लोगों के सिग्नेचर्स लेकर आइए। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीवीके की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, तो उनको कौन ये हक बोलता है कि अगर किसी और पार्टी ने स्टेक क्लेम नहीं किया है, अभी किसी भी पार्टी ने दावेदारी नहीं ठोकी है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो ऐसे में राज्यपाल क्यों इस तरीके का अड़ंगा लगा रहे हैं? अब इसके बाद जो शुरू होती है वो अटकलें, एक एक करके भयानक नाटक तमिलनाडु में हो रहा है। टीवीके की सरकार तो बनना दूर, अब डीएमके और एआईएडीएमके साथ में मिलकर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स को प्लांट किया गया। ऐसी रिपोर्ट्स को प्लांट ही नहीं किया गया, बल्कि रजनीकांत और एडीएमके के नेता की एक तस्वीर भी जारी की गई। और उस तस्वीर में यह कहा गया कि ये देखिए, रजनीकांत मीडिएशन कर रहे हैं एडीएमके और डीएमके के बीच में, ताकि सरकार बन जाए। और किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और राज्यपाल का पूरा रोल इसमें समझ में आता है कि कुछ तो दाल में काला है। अब काला क्या हो सकता है? क्या केंद्र सरकार बिल्कुल इस चीज को लेकर असहज है कि टीवीके और कांग्रेस साथ में आए? क्योंकि जैसे ही वो लोगों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया, तो उसके बाद उनका एक समझौता हुआ कि वो लोकसभा की सीटें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, सब वो लोग साथ में लड़ेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फॉर्मूले को देखकर केंद्र सरकार घबरा गई हो कि भाई तमिलनाडु में अब क्या होगा? तो क्या इस वजह से ये सारी चीजें प्लान कराई गई? बहुत सारे ट्वीट्स हैं और तस्वीर हैं, उसको मैं साझा करूंगी। जैसे ये देखिए, ये एक तस्वीर है जिसमें वीना जैन ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें कि रजनीकांत और एम के स्टालिन की तस्वीर है। एज पर रिपोर्ट्स, वीना जैन का एक ट्वीट है, एज पर रिपोर्ट्स रजनीकांत इज मीडिएटिंग अलायंस बिटवीन डीएमके एआईडीएमके ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, दैट्स व्हाई ही मेट एमके स्टालिन टुडे। So many forces united to keep just one man away from power. What a man Vijay is. ये तो एक ट्वीट था जिसकी मैंने आपको बात किया। उसके बाद ये देखिए, आईपी सिंह नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो लिखता है, फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द डेलियाइट्स, द मद्रास हाई कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड द रजिस्ट्री to list the petition seeking a PMLA investigation into allegations of income concealment against future CM श्री विजय थालापति टीवी के चीफ। तो सरकार बनाना तो छोड़, उल्टा विजय पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू अ पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन, कि पीएमएलए की जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी आमदनी को छुपाया है। Even before the swearing in ceremony as chief minister, the central government has begun its encirclement. यानी कि जो शिकंजा है वो विजय पर केंद्र सरकार कसने की कोशिश कर रही है, ये इस ट्वीट में लिखा है। उसी तरीके से जो खबरें, हालांकि अब ये थोड़ी देर पहले ये खबर आया है और ये हिंदू की खबर है, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि डीएमके रिजेक्ट्स एआईएडीएमके ओवरचर्स फॉर तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्मेशन। सोर्सेस से, हिंदू की खबर के हवाले से डीएमके ने मना कर दिया है कि नहीं, हमने कोई भी बातचीत एडीएमके से नहीं की है, ये सोर्सेस के हवाले से किया गया है। और एआईएडीएमके के सूत्रों ने भी ये बताया है कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो अब ये खेल क्यों किया गया? अब बाल जो पूरी जो गेंद है वो अब ऐसा लग रहा है कि पाले में चली गई है राज्यपाल के, कि ऐसा क्या है कि राज्यपाल को कौन ये बात कह रहा है कि आप टीवीके के विजय को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाइए। उधर ये भी खबरें आ रही है कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इज इन टॉक्स विथ वीसीके एंड अदर पार्टीज फॉर टीवीके सपोर्ट। ये लटन्स मीडिया का ट्वीट है। वो ये कह रहा है कि अब अगर नंबर्स शॉर्ट हैं तो राहुल गांधी
वीसी के से और लेफ्ट से बातचीत भी कर रहे हैं, उन्होंने शायद फोन पर बातचीत की है, और फोन पर बातचीत के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये सारे नंबर्स हम जुटा लेंगे, यानी कि जो 117 का मैजिकल आंकड़ा है, 118 का, हम उसे जुटा लेंगे। तो ये सारा ड्रामा तमिलनाडु में क्यों रचा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, हमारा जो मुख्य सवाल है जनगण मन 24/7 पर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तमिलनाडु में शपथ ग्रहण के पहले टीवी के विजय को जेल हो जाए और वहां पर सरकार किसी और की बन जाए? क्या ये खेल चल रहा है? अब तो कुछ भी मुमकिन है। पश्चिम बंगाल में जो चीजें हो रही हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि तमिलनाडु में भी कुछ इसी तरीके के ड्रामे की आशंका हो सकती है। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल यही है कि तमिलनाडु में इतने बड़े ड्रामे का कारण क्या आपको लगता है? क्या टीवी के खिलाफ जो पीएमएलए की जांच शुरू हो रही है कि उन्होंने अपनी आमदनी छुपाई है, इस तरीके का शिकंजा क्यों कसा जा रहा है टीवी के ऊपर, और राज्यपाल किस भूमिका में नजर आ रहे हैं? जी। इस पूरी भूमिका में राज्यपाल की भूमिका थोड़ी संदिग्ध दिख रही है, क्योंकि भारत में एक नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि 1996 में पहली बार जिस समय भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की शपथ ली गई थी, उस समय शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे। और उन्होंने भाजपा के वाजपेयी जी को इसीलिए आमंत्रित किया क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको बहुमत नहीं था। और हमें पता है कि 13 दिन के अंदर वो सरकार गिर गई क्योंकि वो बहुमत नहीं दिखा सकी। तो ये नियम बिल्कुल स्पष्ट है एसआर बोमई केस में कि कहीं पर भी बहुमत है या नहीं है, इसका तय तमन्ना होता है विधानसभा के अंदर। विधानसभा के जिसको वेल ऑफ द हाउस कहा जाता है, वो बाहर कहीं पर कोई गवर्नर या कोई व्यक्ति किसी सिग्नेचर पूछ के उसका तय तमन्ना नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि तमिलनाडु की जो अभी का जो नतीजा आया है, उसमें टीवी के नाम की जो पार्टी है तमिल, उसका जो हिंदी रूपांतरण होगा उसका सीधा सीधा रूपांतरण हो जाता है तमिल विजय संघ, मतलब तमिलनाडु का विजय हो, इस तरह का एक संगठन को वहां पर पार्टी, ये नाम की टीवी के का मतलब अगर हिंदी में उसका अगर तर्जुमा किया जाए तो सीधा सीधा उसका अर्थ बनता है तमिल विजय संघ। इस पार्टी को तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें भी आई हैं, जो कि 108 सीट आई है। और सबसे ज्यादा वोट शेयर भी आया है, 35% वोट शेयर आया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी डीएमके आई है, उसको बहुत कम सीटें आई हैं, उनको उसको केवल 59 सीटें आई है, 59 सीट्स। और उनको वोट प्रतिशत भी करीब 24% है। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के प्रतिशत दोनों के हिसाब से टीवी के नंबर वन पार्टी है। और वो नंबर वन पार्टी के होने के चलते उन्होंने अपने राज्यपाल को अपना दावा प्रस्तुत किया है। और दावा प्रस्तुत करने के बाद उसमें कांग्रेस उनको समर्थन दे या नहीं दे, क्योंकि स्पष्ट रूप से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, राज्यपाल को उनको शपथ दिलाना चाहिए और 1 हफ्ता या 10 दिन का जो भी समय वो मांगे उतना दे देना चाहिए कि आप अपने सदन में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, जिस तरह से वाजपेयी जी 13 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हमें पता है कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसमें देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री तो बने क्या थे। हम ये तो कहें कि जो राज्यपाल हैं वो अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर रहे हैं? सीधा सीधा एक मामला है कि एक पार्टी जो कि जिसके पास जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और कोई दूसरी पार्टी स्टेक क्लेम नहीं कर रही है, दावेदारी नहीं ठोक रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो ऐसे में अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर रहे हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। और ये किसके कहने पर कर रहे हैं? ये शायद रॉकेट साइंस तो नहीं होगा इस चीज को करना। आखिर क्या सिद्ध होता है अगर ये पूरा गेम दिल्ली से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है? तो उसमें दिल्ली का क्या हित आपको दिखता है? क्या उनका बेनिफिट हो रहा है इस तरीके का ड्रामा रचने में तमिलनाडु में? यहाँ पर टीवी के पार्टी को शपथ नहीं दिलवाना अपने आप में संवैधानिक ताकत का दुरुपयोग नहीं, असंवैधानिक है। यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि हर राजनीतिक दल जो होता है वो अपने आप में एक संगठन होता है, और हर संगठन का उद्देश्य हमेशा सत्ता प्राप्ति होती है। तो सत्ता प्राप्ति के लिए अलग अलग समय पर जो दल हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं। और भाजपा, हमें पता है कि भाजपा अपने किसी भी व्यक्ति को अलग अलग राज्यों में जब गवर्नर बनाती है तो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ही बनाती है। इसीलिए जो भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता संवैधानिक पद पर जाने के बावजूद वो संवैधानिक व्यवहार नहीं करते, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर जब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको टीवी के को बुलाना चाहिए राज्यपाल के नाते,
उस समय आप अगर टीवीके को नहीं बुला रहे हैं, उनको बहाना कर रहे हैं कि आप 117 लोगों का सिग्नेचर लाइए, इसका मतलब ही यह है कि इस चुनाव में, क्योंकि टीवीके ने ये जो चुनाव लड़ा था, हालांकि इन्होंने डीएमके को चुनाव में हराया था, सत्ता दल डीएमके था, लेकिन आप उनका प्रचार तंत्र देखिए, उनका जो नैरेटिव था, वो टीवीके का पूरा नैरेटिव सबसे पहले एंटी बीजेपी था। वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि बीजेपी का जो दो तीन चीजें हैं जो कि बीजेपी के जो क्या कहते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उसके बिल्कुल खुल के मुखर रूप से टीवी के उसका विरोध कर रहा था। एक तो नीट की परीक्षा तमिल में होनी चाहिए, ये उनकी मांग थी। दूसरा, वो द्विभाषा फॉर्मूला की बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में हिंदी हिंदी भाषा नहीं चलेगी, तमिलनाडु में दो ही भाषा चलेगी, त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो ये दोनों बातें जो है, वो भाजपा जब कहती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को सब जगह करना चाहिए, और नीट की जो परीक्षाएं होंगी वो हिंदी हिंदी में होंगी, तो तमिलनाडु में टीवी के पार्टी इस चुनाव में जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनका घोषणा पत्र था, उसमें स्पष्ट रूप से वो बीजेपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही थी। भले बीजेपी वहां पर बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। दूसरे नंबर पर डीएमके के खिलाफ तो इनका सेकेंडरी, मतलब दूसरी लड़ाई हो रही थी। डीएमके के खिलाफ इनकी लड़ाई थी कि डीएमके नाम के लिए तो द्रविड़ लोगों की पार्टी है, वो अपना द्रविड़ विचारधारा, लेकिन असल में वो एक परिवार के हाथ में चली गई है, जो कि स्टालिन साहब का परिवार है। तो डीएमके परिवारवादी पार्टी है, और जो बीजेपी है वो तानाशाह पार्टी है। इसीलिए आप हमें वोट दीजिए, हम तमिल लोगों के विजय का संगठन बना रहे हैं, ये उनका जब कहना था। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव जो वो जीते हैं, वो भाजपा के खिलाफ अपना नैरेटिव बना के, भाजपा के खिलाफ अपने कैंपेन से बनाए हैं। इसीलिए भाजपा को ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर वहां पर टीवी के सरकार बना लेते हैं, तो एक भाजपा के बहुत मुखर विरोधी की एक सरकार वहां पर बन जाती है। भाजपा को किसी भी हालत में पूरे भारत में उनका लेकिन विरोध कई करने वाली पार्टी की जरूरत नहीं है। नहीं सिद्धार्थ, लेकिन कई तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, उन्होंने लिखा कि ये टीवी के को टारगेट नहीं किया जा रहा है। टीवी के तो एक क्षेत्रीय दल हो गया, लेकिन टीवी के बहाने कांग्रेस का जो बढ़ोतरी है, अब कांग्रेस केरल में आ गई, कांग्रेस तमिलनाडु में क्योंकि नेशनल पार्टी है तो धीरे धीरे करके वो टीवी के पे हावी हो जाएगी। तो बीजेपी ये नहीं चाह रही थी, और इस वजह से वो शायद ये सारे रोड़े अटका रही है। और किसी न किसी को वहां पर ये नापसंद है कि टीवी के और कांग्रेस क्यों साथ आए। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, टीवी के को साथ आने के लिए सिर्फ कांग्रेस की जरूरत नहीं है। डीएमके या एडीएमके में से एक भी अगर टीडीपी के टीवीके के साथ चला जाए, क्योंकि एडीएमके के ऊपर बहुत नहीं, लेकिन ये क्या ज्यादा सारा दबाव है। ड्रामा, ये क्या सारा ड्रामा सिर्फ कांग्रेस को रोकने के लिए किया गया है कि ठीक है डीएमके या एडीएमके अलाई कर ले टीवी के साथ, टीवी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। ये सारा रायता इसलिए फैला क्योंकि कांग्रेस ने लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिया, और अभी नहीं बल्कि लोकसभा 2029 के चुनाव तक का घोषणा भी कर दी कि हम साथ ही में चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में हमको बीजेपी को थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए। बीजेपी सारे विपक्ष को अपना विरोधी मानती है, अपना दुश्मन मानती है। जहां जो सबसे बड़ा विपक्ष होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये कहना कि बीजेपी केवल कांग्रेस को रोकने के लिए कर रही है, ये गलत होता है। आप बीजेपी का नैरेटिव देखिए, तो जब वो बंगाल में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की ताकत क्योंकि नहीं है, इसीलिए पूरी ताकत ममता बनर्जी के खिलाफ झोंक देती है। जब वो दिल्ली में चुनाव लड़ती है, तो वहां पर दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को जेल तक डालने की तैयारी कर लेती है। उसी तरह से ये यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को रोकने की बात नहीं है। बीजेपी के लिए कांग्रेस भी उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितने क्षेत्रीय दल हैं जो भी भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के लिए सीधा सीधा माई वे और द हाईवे है। या तो तुम मेरे साथ हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। अगर वो दुश्मन बीजेपी के साथी, ध्यान में रखिएगा नीलू जी, आज से 1.5 साल पहले शिवसेना नाम की पार्टी, शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा होने के लिए कंधा दिया था। जिस समय बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ नहीं थी, तो शिवसेना के कंधे पर चढ़ के बीजेपी बनी थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शिवसेना
उद्धव ठाकरे के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, उसने शिवसेना तक को तोड़ दिया। तो बीजेपी का सीधा सीधा है कि जो भी उसके विरोध में खड़ा है, वो कांग्रेस खड़ा रहेगा अगर महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेगी, वो अगर केजरीवाल खड़ा हो जाएंगे दिल्ली में तो केजरीवाल को तोड़ेगी, वो अगर ममता बनर्जी खड़ा हो जाती है बंगाल में तो ममता बनर्जी को तोड़ेगी। आज वो स्थिति टीवीके के साथ उनको आ गई है, क्योंकि टीवीके बिल्कुल मुखर रूप से ये चुनाव, भले भले तमिलनाडु में बीजेपी को केवल 2 ही सीट या 1 सीट या 3 सीट आई हो, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का बहुत बड़ा बोलबाला है। आप गोदी मीडिया चैनल देखिए तो सुबह से शाम तक बीजेपी बीजेपी का रट लगाए रहते हैं। तो टीवी के ये जो चुनाव लड़ रही थी, ये बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही थी और डीएमके के परिवारवाद के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही थी। अब भाजपा को ये डर है कि उसने बड़ी मुश्किल से एक क्षेत्रीय दल को निपट दिया है, इसमें क्या कहते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत मुश्किल से 1 साल पहले एक और क्षेत्रीय दल को निपट दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किल से। यहाँ पर अगर एक क्षेत्रीय दल को निपट रहे हैं तमिलनाडु में, तो आपने डीएमके और एडीएमके के निपटने के चक्कर में एक नया क्षेत्रीय दल खड़ा हो जाए टीवी के, वो तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब निपटने एक को गए दूसरा खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी का एक मोडस ऑपरेंडी है कि बीजेपी के लिए जिस भी राज्य में जो भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो बीजेपी का खुल के मुखर विरोध करती है, कोई भी रहे, वो कोई भी रहे, वो कांग्रेस रहे, टीवी के रहे, डीएमके रहे, कोई भी अगर बीजेपी का विरोध करती है तो बीजेपी एडी चोटी ईडी सबका जोर लगा देगी, ताकि वो सरकार नहीं बना सके, सरकार बना ले तो चला नहीं सके, चलाने लगे तो उसको जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी करेगी, एडी चोटी ईडी सब कुछ का इस्तेमाल करेगी। और यही ये चीज आप वहां पर देख रहे हैं कि टीवी के को सीधे सीधे जब 108 सीटें आई हुई है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट शेयर उसको है। तो ये तो उसी तरह से हुआ जिस तरह से 1996 में इसको इनको क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बीजेपी को सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बहुमत उनको नहीं था, तो आपको तो राष्ट्रपति के नाते उन्हीं को बुलाना है। या 2013 में आप याद कर लीजिए, 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आ गई, तो फिर कांग्रेस ने किसी ने कांग्रेस का समर्थन था या नहीं था, कांग्रेस ने कह दिया, भले कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी, कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया कि हम समर्थन करेंगे, आप सरकार बनाइए, क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल संविधान स्पष्ट है कि आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल को बुलाना है और उनको शपथ दिलवानी है। लेकिन क्योंकि ये पार्टी ये चुनाव बहुत मुखर रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी, और जो आज राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हैं वो अपने आप को राज्यपाल कम और भाजपा का कार्यकर्ता ज्यादा मानते हैं, इसीलिए भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है कि एआईएडीएमके और डीएमके अगर साथ में सत्ता बना ले, क्योंकि एआईएडीएमके आज भाजपा के साथ में है, तो भाजपा को अपना पराया वाले तराजू पर, क्योंकि हर चीज को भाजपा तोलती है, वो उचित अनुचित के तराजू पर बिल्कुल किसी चीज को नहीं तोलती यहां पर, इसीलिए वो अनुचित कार्य कर रही है जब वो टीवी के को हर भारत का हर किसी भी आज नहीं, मैंने इसीलिए 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी हो, या अभी से 4 साल पहले कर्नाटक में इसी तरह से येडियुरप्पा 110 सीटें आई थी, 109 सीटें बीजेपी को आई थी, 112 सीट में कर्नाटक में सरकार बनती है, 113 सीट में बीजेपी को 109 सीटें आ गई थी, और येडियुरप्पा को तुरंत राज्यपाल ने बुलाया और येडियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया। हालांकि अलग बात है कि एक हफ्ते के बाद येडियुरप्पा 109 से उसको 113 तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि तब तक जनता दल एस और कांग्रेस ये दोनों मिल गए थे, और उन्होंने येडियुरप्पा को येडियुरप्पा को 109 से 113 तक नहीं जाने दिया। अगले 5 साल के लिए जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाए थे। लेकिन बात यह है कि सबसे पहली बार किसी को अगर बुलाना है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी हो या टीवी के हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए बुलाना राज्यपाल का धर्म होता है। क्योंकि एसआर बोम्मई के केस में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को बहुमत है या नहीं है ये राज्यपाल तय नहीं करते हैं, ये जनगण मन चैनल पर तय नहीं होता है, ये विधानसभा में जब विश्वास मत डाला जाता है उस समय विश्वास मत की वोटिंग से तय होता है। जिस तरीके से एक साधारण भाषा में कहें तो चुनाव से पहले हम लोग रोज एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल देखते हैं,
ओपिनियन पोल में आप किसी को जिता दिए घोषित कर सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव का बैलेट पेपर की गिनती नहीं होती तब तक वो चुनाव वैध नहीं माना जाता। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आप लाख कर लीजिए, तो आपको राज्यपाल के नाते आप 117 का भी सिग्नेचर नहीं मांग सकते, 102 का भी सिग्नेचर नहीं मांग सकते। आपका काम केवल और केवल इतना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, एक हफ्ते के 10 दिन का समय दीजिए, और वो विधानसभा के सदन सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। अब अगर उनके पास ताकत नहीं रही तो 15-13 दिन के अंदर, जिस तरह से वाजपेयी जी को बाकी सब लोगों ने मिलकर उनका बहुमत नहीं बनने दिया और खुद मिलकर सरकार बना लिए, तो अगर जैसे आप कहानी कह रहे हैं कि डीएमके और एडीएमके मिलने वाले हैं, एडीएमके और डीएमके और आईयू, ये क्या कहते हैं वहां पर, तो और भी आईयूएमएल नाम की पार्टी को 2 सीट आया है, वीसीके को 2 सीट आया है, लेफ्ट को 2 सीट आया है, कांग्रेस को 5 सीट आया है, एक पीएमके है उसको 2 सीट आया है। हो सकता है कि ये 10 दिन में विजय साहब को 108 के अलावा कोई भी समर्थन नहीं करे। हो सकता है कांग्रेस के अलावा पीएम के, ये क्या कहते हैं, टीवी के और कांग्रेस के अलावा कोई उनको समर्थन नहीं करे और बाकी सब लोग एक हो जाएं और विश्वास मत में वो हार जाएं। लेकिन ये हारना या जीतना विश्वास मत में सदन के पटल पर होगा। राजभवन में राज्यपाल इसका तय तमन्ना नहीं कर सकते हैं। ये ये तय तो करने का मतलब ही हाँ, है कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट के नाते काम कर रहे हैं। ये तो राज्यपाल का जो खेल है वो तो समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली के निर्देशन में वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो खबर लाइव लॉ पर आ रही है, ये देखिए, इसमें लिखा है कि मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट्स रजिस्ट्री टू लिस्ट प्ली सीकिंग एफआईआर पीएमएलए प्रोब अगेंस्ट टीवी के चीफ विजय ओवर अलेज्ड सप्रेशन ऑफ इनकम। अब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शपथ ग्रहण के पहले ही उनको बुला के पूछताछ कर ली जाए, विजय को हो सकता है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, कुछ इस तरीके के आसार तो नहीं लग रहे? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक चीज में अब स्पष्टता आ गई है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रख दिया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया बेल के समय, मैं अभी तो इस केस में उनकी क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं कि केस नहीं था, वो तो ट्रायल कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईडी को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अधिकार गिरफ्तार करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि एक पुलिस वाला सड़क पे चल रहा होता है, उसके हाथ में बंदूक रहती है, इसका मतलब उसको बंदूक चलाने का हक तो है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क पर चलने वाले सबको बंदूक चलाते हुए चले, कि हक है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चलाना जरूरी है। तो ईडी का केस अगर है भी तो ये हड़काने की कोशिश भले हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और खास करके भाजपा खुद अभी लोकसभा में क्योंकि 240 की बैसाखी पर है, वो ईडी के द्वारा किसी को, आप देख लीजिएगा 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद आज तक भाजपा ने किसी भी नेता को ईडी के केस के तहत गिरफ्तार नहीं किया। केस किया है वो अलग बात है, अंतिम गिरफ्तारी इनकी अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल के जजमेंट के बाद अब ये ईडी से हड़काते जरूर हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं करते। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ईडी को किसी को भी मनमानी गिरफ्तार करने का हक नहीं है। अनावश्यक किसी को साल साल 2-2 साल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे 2-2 साल जेल में आप सड़ा नहीं सकते। आपके पास केस है तो केस बनाइए। केस बनाना अलग बात है, केस बनाने का मतलब ये नहीं है कि जेल में सड़ाना है। केस बनाना और जेल में सड़ाना दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरे ख्याल से वो जो भड़काने ये की कोशिश है। जो ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मामला अब ये आ गया है, एफआईआर सोच रहे हैं कि वो लोग करेंगे, तो क्या क्या ये सारा नाटक शपथ ग्रहण के पहले हो सकता है? ये तो फिर तमिलनाडु के साथ एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें यह पता है कि इस मामले में बीजेपी हड़काने के मामले में, किसी को भी हड़काने के मामले में, उसमें भी खास करके आप अगर विपक्षी दल हैं तो आपके विपक्षी दलों को हड़काने के मामले में, अपने विरोधियों को हड़काने के मामले में बीजेपी कहीं पीछे नहीं हटती। वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। अभी ताजा हाल समाचार हम इसका क्या कहते हैं, बंगाल का देख रहे हैं। बंगाल में उनको पूरा बहुमत आया हुआ है, उनको कल से अच्छा सरकार चलाना है, लेकिन सुबह से शाम तक हम क्या देख रहे हैं, कहीं बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं, कहीं हुड़दंग मचा रहे हैं, कहीं पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो हुड़दंगी नेचर है, ये जो हुड़दंगी नेचर भाजपाइयों का है, वो इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ताकत है वो बस नहीं है,
मेरी ताकत से आप जब तक डरेंगे नहीं, जब तक मैं आपको हड़काऊंगा नहीं, तब तक मेरी ताकत नहीं है। तो ये जो हड़काने वाली उनकी जो प्रवृत्ति है, तो ये हड़काने वाली प्रवृत्ति में ये विजय के ऊपर किसी तरह का केस मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है। लेकिन केस मुकदमा करना और उनको गिरफ्तार करने में बहुत अंतर है। जिस तरीके का, और तमिलनाडु का आपने ये पूछा है क्योंकि ये चर्चा आ गई है, इसीलिए हमको मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक ध्यान में रखें। ये जो तमिलनाडु में ये जो द्रविड़ मूवमेंट है, आप देखिए तमिलनाडु में दो पार्टियां सबसे बड़ी हैं। एक है डीएमके और एक है एडीएमके, दोनों के नाम में डीएमके है। मतलब एक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, एक है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। मतलब द्रविड़ संस्कृति ये है कि हुआ ये था कि 1850 के आसपास, जिस समय अंग्रेज मद्रास प्रेसिडेंसी चलाते थे, उस समय भले ब्राह्मणों की संख्या 3% थी, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में जो 300 अफसर होते थे, जज होते थे, कलेक्टर होते थे, उसमें से 200 ब्राह्मण थे। मतलब 3% ब्राह्मण, लेकिन 2/3 उनका क्या कहते हैं, अफसर। इसीलिए 1895 में सबसे पहली बार फेयर प्ले करके पैम्पलेट छपने लगे। 1916 में द्रविड़ विचारधारा को लेकर जस्टिस पार्टी बनी। 1944 में द्रविड़ कड़गम करके एक मास मूवमेंट खड़ा हुआ, आंदोलन खड़ा हुआ। 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करके पार्टी बनी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का हिंदी अर्थ होता है द्रविड़ प्रगतिशील संघ। और 1979 में उसी डीएमके से एमजीआर का व्यक्तिगत विरोध के चलते, कभी कभी पार्टियां टूटती हैं व्यक्तिगत विरोध के चलते टूटती हैं, उनके सिद्धांतिक विरोध नहीं रहता। जैसे जनता पार्टी से टूटी, उसमें से आरजेडी भी जनता पार्टी से ही टूटी थी, और समाजवादी पार्टी भी जनता पार्टी से ही टूटी थी। लेकिन आगे जाके ये दोनों पार्टियां यूपीए में एक ही सरकार को कांग्रेस के साथ समर्थन भी किए, क्योंकि वैचारिक स्तर पर एक ही है। तो ध्यान में रखिएगा, ये डीएमके और एडीएमके भले सत्ता संघर्ष में अलग अलग पार्टियां हैं, विचारधारा में ये सारी पार्टियां एक हैं। और टीवी के का भी नाम इसीलिए, टीवी के भी इसी बिल्कुल। विचारधारा की पार्टी है। इसीलिए, क्योंकि वैचारिक रूप से ये सभी एक हैं। ये अपने आप में बताता है कि तमिलनाडु के पूरे राजनीति में आज की तारीख में बीजेपी कहीं खड़ी नहीं है। पूरा का पूरा क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। वो चाहे टीवीके के नाम से दबदबा हो, चाहे वो डीएमके के नाम से दबदबा हो, चाहे वो एडीएमके के नाम से दबदबा हो, चाहे वो बीजेपी के साथी हो चाहे विरोधी हो, कुल मिला के हैं सारे के सारे क्षेत्रीय दल। और सारे के सारे क्षेत्रीय दल भाजपा के राष्ट्रीय दल के जो उनके जो भाजपा की जो नैरेटिव है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो उसका विरोध करते हैं, वो अपने क्षेत्रवाद में जीवित रहते हैं। तो भाजपा के लिए ये सैद्धांतिक रूप से भी टीवीके का उभरना एक नया खतरा है, बहुत बड़ा नया उनके लिए लेकिन खतरा है। जो जो हमने पावर गेम बंगाल में देखा था, क्या बंगाल की ही तर्ज पर अब कुछ तमिलनाडु भी उसी उसी तर्ज पर जाएगा? और हो सकता है कि केंद्र सरकार ये लोगों को बताना चाह रही है कि देख लीजिए भाई, अब हमारा एक छत्र राज है, पूरा भारत बीजेपी के जेब में है या मोदी जी के जेब में है, तो अब हम जो चाहेंगे हम उस टेरिटरी में भी जाकर करेंगे जहां पर हमारी सीटें नहीं है, तमिलनाडु में। नहीं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में हाथ लगाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वोट प्रतिशत नहीं। देखिए, एक एक बात हमको मानना पड़ेगा कि बंगाल में एसआईआर हुआ है। 176 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि एसआईआर में जितने वोट कटे उससे कम वोट के मार्जिन से जीत हुई है। लेकिन ये सब के बावजूद ये भी सच है कि बीजेपी को अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिला है। करोड़ों लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है। एक डेढ़, करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने, क्या कहते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बंगाल में बीजेपी को वोट डाला है, ये भी सच है। तमिलनाडु में तो बीजेपी लड़ भी नहीं पा रही है, वोट शेयर भी नहीं है। मतलब लोकप्रियता जहां पर उसकी शून्य है, वहां पर उसके पास एक ही विकल्प है कि किसी तरह से जिस क्षेत्रीय दल के कंधे पर वो चढ़ी हुई है, एआईएडीएम के, वो एआईएडीएम को किसी तरह से सरकार में घुसा दे। मतलब वो उसकी एक ही कोशिश हो सकती है, खुद नहीं घुस सकती, कम से कम जिस दल के कंधे पर वो चढ़ी है। तो ये पूरा जो वो कवायद कर रही है, कि कोशिश कर रही है कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलके भी सरकार बना लें, वो इसीलिए कर रही है कि उसकी सरकार नहीं थी। टीवीके की सरकार बनेगी तो बीजेपी का जो रहा सहा चीज है वो भी चला जाएगा। तो कम से कम एआईएडीएमके को एक अंदर घुसने का रास्ता मिले, इसीलिए ये पूरी की पूरी एक साजिश रच रही है बीजेपी, क्योंकि एआईएडीएमके अकेली एक ही पार्टी है तमिलनाडु में जिसके कंधे पर बीजेपी चढ़ी हुई है। बिल्कुल। चलिए, तो देखेंगे अब कल क्या होता है, और तमिलनाडु में भी हो सकता है कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।